हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 11th फिजिक्स में आज का टॉपिक है एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए कितनी गतिज ऊर्जा में क्षय होती है, इसके लिए व्यंजक निकालना है। एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो पिंड आपस में टकराते हैं या दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद स्वयं एक निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं। मतलब संघट्ट के फलस्वरूप आपस में एक साथ एक ही वेग से गति करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है, अचानक ऊपर से कोई व्यक्ति उस पर कूद जाए तो फिर वो वाहन के साथ साथ दो व्यक्ति भी दौड़ने लग जाएगा। कहने का मतलब वो कुछ नहीं होगा, उसमें बैठेगा तो व्यक्ति की भी गति और वाहन की भी गति सेम हो जाएगी। तो जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, जैसे मैं कह रहा हूं प्रारंभ में मेरे पास एक पिंड है, मान लीजिए ए, और दूसरा पिंड है मेरे पास बी है, ठीक है। इन दोनों का जो वेग है अलग अलग है। पहले इनका वेग मैं बात करूं तो जैसे ए का वेग मैं मान के चलता हूं v1 या u1 मान लूं, इसका वेग u2, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। लेकिन बाद में यही पिंड क्या हो गए, टक्कर कर गए और टक्कर के बाद ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। तो ये हमारे पास ए और बी दो पिंड हैं। ये जब संघट्ट हुए, संघट्ट का मतलब टक्कर, और टक्कर के बाद दोनों का वेग सेम हो गया। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बढ़िया सा समझा रहा हूं कि जैसे कोई वाहन जा रहा है और वाहन में ऊपर से कोई व्यक्ति गिर गया तो वो व्यक्ति भी उस वाहन के साथ साथ चलने लग जाएगा। तो टक्कर तो हुआ, टक्कर के बाद उन दोनों का वेग समान हो गया। तो ये जो हमारा संघट्ट है वो अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। एक विमीय मतलब दिशा सेम हो, एक ही दिशा पर चले। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा पे गति कर रहा था तो दोनों पिंड भी एक ही सरल रेखा पे गति करें। तो इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ भिड़ जाएं, लड़ जाएं, तो क्या आपके द्रव्यमान में कमी आएगी? नहीं, आपके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी। यदि आप 25 किलो के हैं, हालांकि 25 किलो के तो होंगे नहीं, लगभग 40, 45, 50, 55 इसके आसपास बच्चे होते हैं, तो यदि आप इतने केजी के हैं तो आप उतने ही केजी के रहेंगे, चाहे किसी से भी टकरा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज है, दो पिंड हैं ए और बी, इन दोनों का द्रव्यमान m1 m2 है, वेग क्रमशः u1 u2 है। पहले गति कर रहे थे दोनों। अचानक जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति दौड़ रहा है और एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, अचानक वो दौड़ करके साइकिल पर बैठ जाए तो फिर क्या होगा, पहले दौड़ने वाले व्यक्ति की कुछ डिफरेंस रही होगी, साइकिल का वेग कुछ अलग रहा होगा। लेकिन जब व्यक्ति दौड़ करके साइकिल पे बैठ गया तो फिर साइकिल और व्यक्ति दोनों का वेग समान हो गया। ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो माना लिखेंगे, माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिनका वेग क्रमशः u1 और u2 है। दोनों जब संघट्ट करते हैं, संघट्ट, तो संघट्ट करने के फलस्वरूप ये दोनों पिंड जुड़ जाते हैं, जिससे उनका वेग भी हो जाता है और एक ही दिशा में चलने लगते हैं। तब आप पढ़े होंगे संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग का मतलब ये होता है कि जब तक कोई बल ना लगाएं तो उसका संवेग क्या होता है, नियत रहता है। संवेग क्या होता है, नियत रहता है बच्चों। तो संवेग संरक्षण का नियम पहले भी बताया गया है कि संवेग नियत रहता है। यानी हम यहाँ पर दो प्रकार से देख रहे हैं, एक तो संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के बाद। तो संवेग संरक्षण का नियम यही है कि संवेग क्या है, नियत है। अब देखो, यदि मैं कह दूं कि संवेग पहले कितना रहा होगा, तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, m1 u1, ठीक है, और इसका m2 u2, दोनों का भाई योग करेंगे तो कुल हो जाएगा। इस संघट्ट के पूर्व संवेग और संघट्ट के बाद संवेग, द्रव्यमान कुल यदि देखें तो m1 प्लस m2 और वेग भी हो जाएगा। तो यहां से आप v का मान सिंपल तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। v बराबर, यदि ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस m2, ये रही बच्चों v का मान। वेग का मान आ चुका है, देख सकते हैं आप सिंपल तरीके से। ये वेग आ चुका है कि उभयनिष्ठ वेग कितना है संघट्ट के बाद, इसको आप समीकरण 1 दे देते हो, ठीक है। चलो, अब यहां से निकालना क्या है कि एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में कुल कितना आपका गतिज ऊर्जा में क्षय होता है। तो गतिज ऊर्जा में क्षय निकालेंगे, ठीक है। अभी यहां पर देख सकते हैं ये वेग निकल कर आ गया, फिर कहोगे सर कहां से आ गया, तो ये आप परेशान मत होना। तो अब मैं इसी पिंड को लेकर चलूंगा। जैसे मेरे पास दो पिंड हैं, इनकी गतिज ऊर्जा कितनी है, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आप बता सकते हो कि संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², यानी द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ये 1 के लिए बच्चों, संघट्ट कुल करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 m2 u2²। कोई दिक्कत तो नहीं है। संघट्ट के पूर्व इनका गतिज ऊर्जा, संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा आप कहो कितना, तो कुल द्रव्यमान कितना है m1 प्लस m2,
M1 प्लस M2 और वेग कितना है v। अब कहोगे पूरा दोनों क्यों जोड़ रहे हो भाई, जुड़ गए हैं तो जोड़ रहा हूं। तो ये संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा था, संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा है। अब यदि कहूं कि गतिज ऊर्जा में कितना 6 है तो 6 कैसे निकालोगे, अधिक गतिज ऊर्जा में कम गतिज ऊर्जा को घटाएंगे। मतलब यदि हम 6 निकालना चाहें तो 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, फिर तो आगे पूरा सॉल्व भी करना है। गतिज ऊर्जा में 6 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक कितना होगा प्रारंभ में 1/2 m1 u1 स्क्वायर और 1/2 m2 u2 स्क्वायर। कम वाले को घटाएंगे, कम वाले को बाद में कितनी गतिज ऊर्जा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ देंगे द्रव्यमान v स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब समीकरण 1 से v का मान रख दो आप सिंपल तरीके से। समीकरण 1 से किसका मान रखोगे, v का मान। तो v का मान रखोगे तो डेल के बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 m1 प्लस m2। अच्छा, बात रही हमारा v का मान। तो v का मान हमारा निकल कर आया था, कितना निकल कर आया था, m1 u1 प्लस m2 u2 बच्चों, और नीचे v1 प्लस v2, यही था। नहीं 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 नहीं, m1 प्लस m2 था, ठीक है। वर्ग लगा दो तो वर्ग लगा देंगे, ये चीज है। अभी मैं सिंपल समझा रहा हूं, फिर आगे इसको आपको कैसे करना सॉल्व वो भी बताऊंगा। तो अधिक गतिज ऊर्जा में मुझे कम गतिज ऊर्जा को घटा देना है, तो अधिक गतिज ऊर्जा इतना था, यहाँ पर v का मान रख रहे हैं बच्चों, ठीक है। चीजें क्लियर है, कंसेप्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संघट्ट के पूर्व ही गतिज ऊर्जा, संघट्ट के बाद ही गतिज ऊर्जा बच्चों। अब देखो जरा थोड़ा सा, इस समीकरण की सहायता से संयुक्त पिंड का वेग ज्ञात किया जा सकता है। इस समीकरण के बाद आपको फिर लिखना है गतिज ऊर्जा में 6, संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों की गतिज ऊर्जा कितनी थी, जोड़ देंगे तो कुल निकल कर आ जाएगा। संघट्ट के पश्चात तो भाई द्रव्यमान m1 m2 दोनों जुड़ गए तो कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2, वेग भी है। गतिज ऊर्जा में 6 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये हमारा 6 है, ठीक है। अधिक वाले में से कम वाले को घटाए हैं, देखो जैसे मैं बता रहा था, और यहां पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। यहां तक चीजें यदि क्लियर हो तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चों। यहां पे थोड़ा सा कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। इसके बाद इनमें से, इन दोनों में से 1/2 कॉमन लिया जाए, सभी में से ले लिया जाए तो ठीक है, ठीक है। और नीचे वाला जो है हमारा ये वर्ग है तो वर्ग रहेगा, ठीक है। कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो यहां तक तो क्लियर है। अभी मैंने यहाँ पे मान रखा है बच्चों, इसके आगे मैं आपको अलग से समझा रहा हूं, तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वैल्यू मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं यहाँ पे केवल v का मान रखा हूँ, ठीक। आगे देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/2 यदि मैं सब में से बाहर ले लूँ, सब में से बाहर ले लूँ, सिंपल। अभी देखो तो कितना बचेगा, m1 u1 स्क्वायर 1 होगा प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर हो गया, m1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर, और नीचे बच्चों m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये दोनों में वर्ग है। अब देखो एक से एक काट दो, एक से एक काट दो, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपका निकल कर आ जाएगा डेल के बराबर 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर रहने दो, और नीचे स्क्वायर नहीं रहेगा बच्चों। सिंपल है, m1 m2, बस खत्म कहानी। इसके आगे जो सिस्टम होने वाला है ना, आप कहोगे सर 1/2 तो सब में कॉमन आ गया। अब इसमें हम क्या करें, तो m1 प्लस m2 एलसीएम लोगे, इसके भी बटे में 1 है, इसके भी बटे में 1 है, तो m1 प्लस m2 एलसीएम लिया जाता है। और एलसीएम में यही चीज है, यदि इसके नीचे वो चीज नहीं है तो इसको डायरेक्ट ऊपर जाकर गुणा कर दो। मतलब इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, गुणा कर दे। देखिएगा गुणा करेंगे डायरेक्ट, आप एक स्टेप और लिख दो तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना। m1 प्लस m2 हो गया, और यहां पर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab m1
M2, आगे जगह है क्या, U1 U2, ब्रैकेट लगा दो। आगे देखिए इसके आगे क्या हाल होने वाली है भाई साहब, बड़ा लंबा चौड़ा खतरनाक चीजें हैं। इसका गुणा करोगे तो M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, M1 का गुणा इससे तो M1 M2 U2 स्क्वायर, फिर गुणा इससे तो M1 M2 U1 स्क्वायर, प्लस इसका गुणा इससे M2 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर माइनस 2M1 M2 U1 U2। आगे चलने दो, नीचे M1 प्लस M2 रहने दो। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो फिर बचा क्या, कुछ बच रहा है क्या, कुछ तो बचेगा भाई साहब। देखो जरा कितना बच रहा है, 1/2। देखो M1 M2 यहाँ भी है, M1 M2 यहाँ भी है, M1 M2 यहाँ भी है, तो M1 M2 यहाँ पर बचा U2 स्क्वायर U1 स्क्वायर माइनस 2U1 U2 बटा M1 प्लस M2, है ना थोड़ा सा लेंदी। अब देखो ये गतिज ऊर्जा में 6 कितना निकल कर आ रहा है, M1 M2 रहने दो, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो U1 माइनस U2 का स्क्वायर कर सकते हैं, M1 प्लस M2। यही है बच्चों, इतना ही है, यही है गतिज ऊर्जा में 6, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, यही है गतिज ऊर्जा में 6, इतना ही गतिज ऊर्जा में 6 है। यदि हम धनात्मक मानकर चलेंगे कि वर्ग है तो धनात्मक राशि है, तो गतिज ऊर्जा भी धनात्मक ही राशि प्राप्त होगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं बच्चों, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब एक लाइन में आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर मैं विधिवत सिस्टमेटिक बताया हूँ, आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हूँ, जब मैं बताते चलता हूँ उसको भी आप लिख लें। तो छोटा सा वीडियो हो, पसंद आए तो लाइक कर दें। एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटक के लिए व्यंजक मैंने करा दिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो मैं करा रहा हूँ। और इसके पहले जो भी वीडियोस दिए हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या शिव कोचिंग क्लासेस ये 2 में बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।